फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 9, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इस वक्त जंगल के अंदर निकले हुए हैं सैरा और बॉयड। इस घने जंगल में कहीं ये लोग अपना रास्ता न भटक जाएं, इसलिए हर पेड़ पर आगे जाते वक्त बॉयड एक निशान बना देता है ताकि अगर वापस यहाँ से अपने ही घोस्ट टाउन में आना पड़े तो इन पेड़ों के जरिए वहाँ से निकला जा सकता था। हालांकि सैरा को उसने इस वक्त गन पॉइंट पर ले रखा था, जहाँ पर सैरा कहती भी है कि देखो यहाँ से निकलने के बाद मैं तो कहीं जा सकती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तिलिस्मी पत्थर नहीं है, तो तुम चाहो तो मेरी हथकड़ियां खोल सकते हो और वैसे भी मुझे वॉशरूम जाना है। तो इस बात को सुनकर के बॉयड उसकी हाथों की हथकड़ियां खोल देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहां पर हम कैनी और उसकी मॉम टियान को देख पाते हैं, जो लोग इस वक्त डाइनर के अंदर खाना सर्व कर रहे थे। इसी बीच वो अपनी मॉम से कहता भी है कि हमने इतने दिनों तक इतनी सारी मुसीबतें झेली, अगर वापस से घर जाने का मौका मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इसी तरीके का डाइनर अपनी कंट्री चाइना में भी एक बना लूंगी। इन्हीं की बातों के बीच में वहाँ पर क्रिस्टी पहुंच जाती है, जो कि कैनी को एक बुक देती है और बताती है कि तुमने मुझे बुक आज से करीब 1 साल पहले दी थी, फाइनली मैंने आज इसे कंप्लीट कर ही ली और वैसे भी इसका 6th चैप्टर तो मेरा फेवरेट बन गया है। इन दोनों की आपस में बातचीत को देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रिस्टी भी अब कैनी को प्यार करने लगी थी, जहाँ पर फाइनली कैनी अपने दिल की बात उसे कह देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि मैं इस पर तुम्हें सोच कर रिप्लाई दूंगी। वहीं पर हम टबीता को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर के बेसमेंट में खुदाई कर रही थी और उससे कुछ औजारों की जरूरत थी, इसलिए वो जोर जोर से अपनी बेटी जूली को, अपने छोटे बेटे ईथन को, यहाँ तक कि अपने पति जिम को भी आवाज देने लगती है। मगर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं पा रहा हो। तो वो फाइनली वहां पर बनी सीढ़ियों की मदद से ऊपर कमरे में आने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके साथ कुछ अनोखा होता है। ये सीढ़ियां मानो खत्म ही नहीं होती। वो करीबन 20 मिनट से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही थी, मगर बार बार घूम करके वहीं से ही चढ़ना शुरू करती थी जहाँ से उसने अपना पहला कदम रखा था। ये सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड थी और इन चीजों से टबीता बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, मगर तभी हमें मालूम चलता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। वहीं पर सीन जिम पर शिफ्ट होता है, जो कि बाकी सभी टाउन के लोगों के साथ मिलकर के उस वुडन टावर को बनाना शुरू करता है। इनके पास में ज्यादा लोहा तो था नहीं, इसलिए ये लोग लकड़ी की ही मदद लेते हैं और वहाँ पर मौजूदा लोग भी जितनी ज्यादा चीजें मुहैया करवा सकते थे, एज वेल एज केबल्स, एज वेल एज बैटरीज, वो सभी ला करके जिम को देने लगते हैं और उसके टावर का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर हम एलिस और फातिमा को भी देख पाते हैं। फातिमा जो कि उसे अपने दिल का इजहार करती है और बताती है कि देखो वैसे तो तुम एक अच्छे लड़के हो, मगर मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैं अफगान में थी तो एक लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, उसका नाम था जमीला, और शायद अगर हम यहाँ से निकल गए तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं? हालांकि एलिस को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, मगर अब उसके सामने एक नया ऑप्शन यानी कि जूली आ चुकी थी, इसलिए वो फातिमा को अपनी गर्लफ्रेंड जमीला से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद हम मैथ्यू फैमिली को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर में बैठ करके उन्हीं सवालों जवाबों इंक्लूडिंग पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। इस वक्त जूली के पास में विक्टर के थ्रू दी गई काफी सारी पेंटिंग्स भी थी, जिन्हें बार बार टबीता उलट पलट करके देख रही थी। तभी ईथन बताता है कि हाँ, उसकी पेंटिंग्स में एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए छोटे से लड़के का जिक्र बार बार था। शायद वो हमारा दोस्त हो, क्या पता हमारी मदद करना चाहता हो। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ बेटा हो सकता है, मगर अभी वो काफी दिनों से तुम्हें दिखा नहीं, इसका मतलब शायद वो कहीं चला गया है। इसी बीच हम थके हारे जेड और जिम को देख पाते हैं, जिनके पास में बैटरीज तो थी मगर वो बैटरीज चार्ज नहीं थी, यानी कि ये अपने टावर को बना करके सिर्फ 10 से 15 मिनट ही यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर इस बीच इनका मैसेज किसी ने सुना नहीं तो इनकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इन्हें जरूरत थी ज्यादा बिजली की, जो कि सिर्फ 15 मिनट नहीं बल्कि 15 घंटे, दिन, महीने, सालों तक आगे मैसेज ट्रांसमिट कर पाए, और इतनी बिजली इनके पास में थी नहीं। इसलिए ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आगे करे तो क्या करें। मीनवाइल हम डोना को देख पाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उससे लकड़ी मांगते हैं, तो यहाँ पर डोना का दिमाग खराब हो जाता है। वो खुद ही कुल्हाड़ी लेकर के इस घर की ही लकड़ियां तोड़ने लगती है और बताती है कि अगर ये टावर बन गया, आगे मैसेज फॉरवर्ड हो गया, तो वैसे भी इस घर में रहेगा ही कौन, तो फिर इस घर की लकड़ियां तोड़ने में क्या ही हर्ज है। मगर तब कैनी आकर उसे संभालता है, समझाता है कि देखो मैं जानता हूँ कि ये मुसीबत की घड़ी है, मगर इस घर को तोड़ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाइए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सैरा और बॉयड पर, जो कि चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल आए थे। इस बीच इनके सामने एक ऐसा पेड़ आता है जिस पर काफी सारी कांच की बोतल्स लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो हर एक बोतल में कोई एक छोटा संदेश छिपा हुआ है। तभी बॉयड आगे बढ़ करके एक बोतल को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से मानो वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सैरा का मानो दिमाग फट रहा था और वो अपने कानों पर जोरदार हाथ रख करके नीचे ही बैठ जाती है और तभी बॉयड उसे सहारा देता है। मीनवाइल डोना, जिसका दिमाग खराब हो चुका था, उसे ड्रिंक्स की जरूरत थी, तो वो सीधा डैरन के पास पहुंच जाती है। वहां पर मौजूदा सड़ी
सड़ी हुई बियर या फिर शराब को भी वो पीने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कैनी वहां पर आता है और उसे कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि आपने भी अपनी सिस्टर को खोया है, मगर मैंने भी अपने फादर को खोया है। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, हर किसी ने किसी न किसी को खोया है, और ये सब कुछ उन वैशी दरिंदों की वजह से हुआ है। अगर कैसे भी यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो फिर मैं दुनिया को बता दूंगा इस जगह के बारे में, जिसके बाद तो उन सभी भूतों की खैर नहीं। अब जहाँ एक तरफ जेड और जिम मिल करके इन बैटरीज को चार्ज कैसे किया जाए ये सारे सोल्यूशन में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कैनी बाहर जाकर के क्रिस्टी से मिलता है, उसे यहाँ की सिचुएशन बताता है और ये भी कहता है कि शायद अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जहाँ पर क्रिस्टी फाइनली उसे कह देती है कि मैंने काफी सोचा और ये डिसाइड किया कि हाँ, तुम मेरे लिए अच्छे लड़के हो, तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, और ये दोनों हक कर लेते हैं। मीनवाइल हम जेड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त आंटी टियान के पास आकर के अपने दुखड़े गाने लगता है, जहाँ पर आंटी कहती है कि अगर तुम्हें बिजली चाहिए ना, तो बिजली तो देखो हर जगह मौजूद है, ये देखो लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तुम इसमें से क्यों नहीं लेते। तब जाकर जेड सोचता है कि अगर बिजली इस शहर को उजागर कर सकती है तो फिर हमारी बैटरीज को क्यों नहीं। तार भले ही नकली है मगर इलेक्ट्रिसिटी तो असली है, और उसे एक बढ़िया सा आइडिया आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चली थी और हम देख पाते हैं बॉयड और इसी के साथ सैरा को, जिन्होंने अपना एक छोटा सा टेंट बना लिया था और उसके अंदर बॉयड ने उस तिलिस्मी पत्थर को लटका दिया था, सिर्फ इस विश्वास में कि जब ट्रेलर के अंदर क्रिस्टी ने ईथन की टांग में से सरिया निकाला, रात भर उन्होंने चार दीवारी के अंदर बिताई, तो क्या पता ये टेंट भी इस तिलिस्मी पत्थर के साथ में उन सभी मॉन्स्टर से हमारा बचाव कर ले। और ये लोग बेखौफ होकर उसी टेंट में सो जाते हैं, मगर तभी इन्हें बाहर से वैशी दरिंदों के आने की आवाज आती है। ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी कुछ मॉन्स्टर्स इनका वो टेंट खींचने लगते हैं, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या इसके नेक्स्ट एपिसोड में बॉयड और सैरा बच पाएंगे, इन सभी वैशी दरिंदों से अपनी जान को बचाकर उन सभी लोगों के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर जो बिजली का रास्ता जेड ने खोजा है इसकी मदद से वो लोग कोई मैसेज ट्रांसमिट कर पाएंगे, और क्या कैनी और क्रिस्टी एक हो पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब तो आपको अगले एपिसोड्स में ही मिलेगा, जो कि होने वाला है इसका फिनाले यानी कि फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन 1, जैसे भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।